हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है, वेलकम है अड्डा 24/7 क्लास 9 एंड 10 यूट्यूब चैनल पर। मैं राघवेंद्र सिंह आपको क्लास 9 का चैप्टर 13 पढ़ाने जिसका नाम है व्हाई डू वी फॉल इल आ गया हूं। जी हाँ, इस सेशन में इस चैप्टर को हम पूरा एक वीडियो में ही पढ़ेंगे। जी हाँ, ये इस चैप्टर का वन शॉट रिवीजन रहने वाला है, तो सेशन को एंड तक देखिए और अपने जो भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर पूछ सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहले तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि इस चैप्टर को हम टोटल दो पार्ट टॉपिक में हमने बांट दिया है। पहला टॉपिक है हेल्थ एंड इट्स फेलियर और दूसरा टॉपिक है इन्फेक्शियस डिजीज, और दोनों टॉपिक पढ़ लेंगे तो हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक से, हेल्थ एंड इट्स फेलियर। ठीक है, चलिए। तो अगर हम बात करें हेल्थ एंड डिजीज की, तो सबसे पहले तो हमको ये पता होना चाहिए स्टूडेंट्स कि हेल्थ और डिजीज की डिफिनीशन क्या है। कब किसी पर्सन को हम हेल्दी कहेंगे, कब किसी पर्सन को डिजीज कहेंगे, है ना। दोनों में बहुत सारा अंतर है और ये आम लोगों को नहीं पता होता है। इसी को पता लगाने हम इस चैप्टर में आए हैं और इसको हम डिफाइन भी करेंगे और देखेंगे कि हेल्थ और डिजीज के बीच में क्या फर्क है। ठीक है, आमतौर पे क्या होता है कि किसी को बुखार नहीं है, मान लो मुझे कोई बीमारी नहीं है, ना मुझे सर्दी है, ना जुकाम है, ना मुझे टीबी है, कोई बीमारी नहीं है। ठीक है, तो लोग कहेंगे कि मैं हेल्दी हूं। लेकिन ऐसा हो सकता है कि मुझे कोई बीमारी ना हो लेकिन इसके बावजूद भी मैं हेल्दी ना हो। तो अब आप पूछोगे ये कैसे, तो वही बताने मैं आपको आया हूं। ठीक है, तो आपको ये तो पता है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं इस अर्थ पे, चाहे वो यूनिसेल्यूलर हो, मल्टी सेल्यूलर हो, आंखों से दिखने वाले हो या ना हो, है ना, सभी सेल से बने हैं। ठीक है, तो वही तो लिखा है कि सेल्स आर द बेसिक यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, सेल से ही मिलकर टिश्यू बनता है, टिश्यू से मिलकर ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनता है और ऑर्गन सिस्टम से पूरी बॉडी बनती है। लेकिन स्टार्ट कहां से होता है? सेल से, है ना। और ये सेल्स हमारे शरीर में बहुत सारे केमिकल रिएक्शन को पूरा करने में मदद करते हैं, है ना। सेल्स आर मेड ऑफ वेराइटी ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और लिपिड एंड सो ऑन। और सेल इज ए डायनामिक प्लेस। ऐसा क्यों कहा गया सेल इज ए डायनामिक प्लेस? क्योंकि सेल में बहुत सारी केमिकल रिएक्शन होते रहते हैं, कोई नया सब्सटेंस बनता है, कोई नया सब्सटेंस ब्रेक डाउन होता है, तो सेल में लगातार एक्टिविटी चल रही है और इसी के वजह से शायद हम जिंदा हैं, है ना। और अगर सेल काम करना बंद कर दे तो ऑर्गेनिज्म की, पर्सन की डेथ नहीं हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी, है ना। और हो सकता है कि इस सेल के इस फंक्शन में कुछ प्रॉब्लम आ जाए और तब इंसान क्या हो सकता है? बीमार, यानी डिजीज हो सकता है ना। तो हेल्थ और डिजीज को समझने, इसके कारण को जानने में आइए हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले हेल्थ की डिफिनीशन क्या है ना। तो हेल्थ एंड इट्स फेलियर, वी हैव हर्ड द वर्ड हेल्थ used quite frequently. We use it ourselves as well when we say things like my grandmother's health is not good. तो हेल्थ वर्ड हम अपने लाइफ में, अपने डेली रूटीन में बहुत बार यूज करते हैं। मेरी माँ की जो हेल्थ है वो ठीक नहीं है, मेरे पापा बीमार है, उनकी हेल्थ ठीक नहीं है। ऐसा आपने सुना है कि नहीं? ऐसा आपने बोला भी होगा या आपको किसी ने बोला होगा तुम्हारी हेल्थ मुझे अच्छी नहीं दिख रही, है ना। तो हेल्थ वर्ड तो हम अपने डेली लाइफ में सुनते रहते हैं, लेकिन इस हेल्थ वर्ड का असली डिफिनीशन क्या है? कब इंसान हेल्दी होता है ना। तो ये समझना बहुत जरूरी है। तो हेल्थ की जो प्रॉपर डिफिनीशन है वो आपके सामने है कि हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ बीइंग वेल एनफ टू फंक्शन वेल फिजिकली, मेंटली एंड सोशली। यानी कि वो स्टेट किसी पर्सन की जिसमें वो मेंटली, सोशली और फिजिकली फिट हो और अपने सारे एक्टिविटीज परफॉर्म कर सके, उस स्टेट को हम कहते हैं कि वो हेल्थ है ना। मतलब कि मुझे कोई बीमारी नहीं, लेकिन मैं मेंटल रूप से क्या हूं? मैं डिप्रेस हूं, उदास हूं। तो मुझे कोई बीमारी नहीं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं हेल्दी हूं। ठीक है, क्योंकि मैं फिजिकली रूप से तो ठीक हूं लेकिन मेंटली रूप से मैं डिप्रेस हूं, तो मैं हेल्दी नहीं हूं। हेल्दी होने के लिए यह जरूरी है कि आपको बीमारी ना हो, आप फिजिकली रूप से भी फिट हो, मेंटली रूप से भी फिट हो और सोशली यानी सामाजिक रूप से भी फिट हो। सर सामाजिक रूप से नहीं समझ में आया, मैं बताता हूं। मुझे कोई बीमारी नहीं,
तो फिजिकली मैं फिट हूँ। मैं डिप्रेस भी नहीं हूँ, मैं एकदम एनर्जेटिक हूँ, मेंटल लेवल पे ठीक हूँ, तो मैं मेंटली भी फिट हूँ। लेकिन मैं बाहर निकलता हूँ और 10 लोगों को गाली देता हूँ, किसी को अपने बाइक से ठोक देता हूँ, ठीक है, तो समाज में क्या मैं फिट बैठ रहा हूँ? क्या समाज के लोगों को मुझसे फायदा मिल रहा है कि नुकसान मिल रहा है? नुकसान मिल रहा है। इसका मतलब कि मैं सोशली लेवल पे तो फिट नहीं हूं, तो इसका मतलब ये नहीं कहा जाएगा कि मैं हेल्दी हूं, ठीक है। सिर्फ हेल्थ को बीमारी से नहीं जोड़ना है, ठीक है, बीमारी तो उसका एक पार्ट है, ठीक है। तो अगर आप बीमार भी नहीं है, मतलब आप फिजिकली फिट है, आप मेंटली फिट है, सोशली फिट हैं, और इसके वजह से आप अपने सारी एक्टिविटीज जो आप चाहते हैं वो परफॉर्म कर सकते हैं, तो इसी कंडीशन को, इसी स्टेट ऑफ बीइंग वेल को हम क्या कहते हैं? हेल्थ कहते हैं। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? अब आपको हेल्थ और डिजीज के बीच में फर्क समझ में आ रहा है ना, कि अगर मुझे बीमारी हो गई कोई तो मैं डिजीज हूं, बीमारी नहीं है, ठीक है, और मैं साथ ही साथ मेंटली और सोशली लेवल पर भी फिट हूं, तो इसका मतलब मैं हेल्दी हूं। समझ में आया कि नहीं? तो एक चीज ध्यान रख लीजिए कि अगर आपको कोई डिजीज नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि आप हेल्दी हैं। डिजीज नहीं है तो आप हेल्दी हो सकते हैं, लेकिन कंडीशन क्या है? तो डिजीज नहीं है तो आप फिजिकली तो फिट है, लेकिन मेंटली और सोशली लेवल पे भी फिट होना पड़ेगा। तो ये 3 कंडीशन जब सेटिस्फाई होगी तब आप कहा जाएगा कि आप हेल्दी हो, ठीक है। इसमें से एक भी कंडीशन में आप अनफिट हो तो आप हेल्दी नहीं हो। तो अब आपको हेल्थ की प्रॉपर डिफिनीशन पता चल गई, ठीक है। चलिए, तो ये तो हेल्थ की प्रॉपर डिफिनीशन पता चल गई, अब आगे चलते हैं, है ना। अब देखते हैं हेडिंग क्या लिखा है। पर्सनल एंड कम्युनिटी इश्यूज बोथ मैटर फॉर हेल्थ। यानी कि हमारा जो पर्सनल इशू है और जो सामाजिक यानी कम्युनिटी इशू है, वो दोनों हमारे हेल्थ पर असर डालता है। कैसे सर? मैं बताता हूं। देखो क्या लिखा है, हेल्थ इज समथिंग दैट ईच वन ऑफ अस कैन नॉट अचीव एंटायरली ऑन आवर ओन। यानी कि हेल्थ एक ऐसी चीज है जो हम अकेले नहीं अचीव कर सकते। हम अकेले कुछ कर ले, सब कुछ कर ले और हम हेल्दी हो जाए तो नहीं होगा। कैसे सर? मैं बता रहा हूं, ठीक है। आप अच्छा खाना खा रहे थे, अच्छा पानी पी रहे थे, आप हाइजीन मेंटेन कर रहे थे, साफ सफाई मेंटेन कर रहे थे, तो आप क्या थे? घर के अंदर हेल्दी थे। लेकिन जैसे ही बाहर निकले घर के और बगल में कूड़ा फेंका हुआ था, उस कूड़े पर मक्खी बैठ रही है, मच्छर बैठ रहे हैं ना, और वही मक्खी जो उस कूड़े गंदगी में बैठ रही थी वो आकर आपके घर के खाने में बैठ जाती है और वो खाना आप खा लेते हो और बीमार पड़ जाते हो। तो आप पर्सनल लेवल पे तो अपनी सफाई कर रहे थे, मतलब पर्सनल लेवल पे आप अपनी हेल्थ की तो चिंता कर रहे थे, सब प्रॉपर प्रिकॉशन ले रहे थे, लेकिन कम्युनिटी लेवल पर चूक हो गई, गलती हो गई, कूड़ा जो घर के बाहर सभी इंसानों ने फेंक दिया था, कॉलोनी वालों ने, उसके वजह से बीमारी फैली ना। तो इसका मतलब आप अपने पर्सनल लेवल पे सब कुछ मेंटेन करें, सब प्रॉपर रखें, प्रॉपर खाना खाएं, आप साफ पानी पिएं, लेकिन इसके बावजूद भी आप बीमार पड़ सकते हो। तो हेल्दी रहने के लिए हमको पर्सनल और कम्युनिटी लेवल पे, दोनों लेवल पे हमको वर्क करना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। सिर्फ पर्सनल लेवल पे मेंटेन करने से काम नहीं चलेगा, ये आपको साफ समझ में आ गया। तो ह्यूमन बीइंग्स लिव इन सोसाइटीज, जाहिर सी बात है हम सोसाइटी में रहते हैं। अवर सोशल इन्वायरमेंट देयरफॉर इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर इन अवर इंडिविजुअल हेल्थ। तो हमारे हेल्थ को कंट्रोल करने वाले ये सोसाइटी में जो फैक्टर हैं, अवर जो सोशल इन्वायरमेंट, मतलब वो इन्वायरमेंट, हमारा वो सराउंडिंग जहां हम रहते हैं, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारे हेल्थ के लिए, ठीक है। आपने हाथ पैर मुंह धोया खाना खाने के पहले, वॉशरूम गए, इसके बाद निकला तो हाथ पैर मुंह धोया, तो ये आप पर्सनल लेवल पे हाइजीन मेंटेन कर रहे हो। लेकिन जब आप घर से बाहर निकले तो कूड़ा ही कूड़ा है ना, गंदगी ही गंदगी, सीवर का पानी लीक कर रहा है। तो कम्युनिटी इश्यू लेवल पर प्रॉपर हाइजीन मेंटेन नहीं हो रही, तो आप बीमार पड़ोगे कि नहीं? जी हाँ। तो हमको हेल्थ, अगर हमारी हेल्थ यानी हमको हेल्दी रहना है तो हमको 2 लेवल पे वर्क करना पड़ेगा, पर्सनल लेवल पे भी और सोसाइटी यानी कम्युनिटी लेवल पे भी, है ना। समझ में आ गया? चलिए, कंसीडर व्हाट वुड हैपन इफ नो एजेंसी इज इंश्योरिंग दैट गार्बेज इज कलेक्टेड एंड डिस्पोज्ड।
तो आपने देखा होगा शहर में, सिटी में गार्बेज को कलेक्ट करना और उसको डिस्पोज करना यानी कहीं दूर जाकर फेंकने की जिम्मेदारी नगर निगम की होती है। कई जगह महानगर पालिका होती है ना। तो अगर नगर निगम सही से काम नहीं कर रहा है, लोग कूड़ा फेंक रहे हैं, एक जगह गंदगी हो रही है, कूड़े को उठाया नहीं जा रहा है और कहीं दूर ले जाकर डिस्पोज नहीं किया जा रहा है, तो इस गंदगी से बीमारी फैलेगी कि नहीं? जी हाँ, फैलेगी। तो इसका मतलब कि पर्सनल लेवल पे तो सभी ने ध्यान दिया, लेकिन कम्युनिटी लेवल पर जिस इन्वायरमेंट में, सोशल इन्वायरमेंट में आप रहते हो, उस सोशल इन्वायरमेंट कम्युनिटी लेवल पे आपने ध्यान नहीं दिया। आप मतलब केवल आप नहीं, हम सब की जिम्मेदारी है, तो भी बीमारी फैल सकती है। तो एक चीज तो दिमाग में ये रखना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। वी नीड फूड टू बी हेल्दी, ठीक है। हमको हेल्दी रहने के लिए एक बेसिक रिक्वायरमेंट है कि अच्छा साफ सुथरा खाना हमको चाहिए, ठीक है। एंड दिस फूड विल हैव टू बी अर्न बाय डूइंग वर्क। और फूड कैसे मिलेगा हमको? हम काम करेंगे, मेहनत करेंगे, पैसा मिलेगा, पैसे से हम जो चाहे वो खरीद कर खा सकते हैं, है ना। रोटी है, चीनी है, चाय पत्ती है, आटा है, चावल है, यही तो होता है कि नहीं? तो चाहे आप बिजनेस करो, चाहे जॉब करो, चाहे जो भी करो, आप एंड में तो पैसा कमाते हो ना, और पैसे से आप फूड खरीदते हो, है ना। वो फूड प्रॉपर होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए, ठीक है। फॉर दिस अपॉर्चुनिटी टू डू वर्क हैज टू बी अवेलेबल। अब कई लोगों को जॉब करने की अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिल पाती, है ना। बचपन में पैदा हुए, माँ बाप गुजर गए, तो बच्चे हो गए अनाथ। अब अनाथ बच्चों को कौन पालेगा, है ना। तो उनको एजुकेशन कौन देगा? नहीं मिल पाई एजुकेशन, नहीं पढ़ पाए, नहीं ग्रेजुएशन हुआ, नहीं जॉब मिली, तो आखिर इसका मतलब कि क्या? इसका मतलब यह है कि जब उनको जॉब नहीं मिली तो कोई काम नहीं है, कोई नौकरी नहीं मिलेगी, है ना। और कोई नौकरी नहीं तो पैसा नहीं, पैसा नहीं तो फूड नहीं, और जब फूड नहीं होगा प्रॉपर तो जाहिर सी बात है हेल्थ कैसे अच्छी होगी। तो इसका मतलब यही है कि सिर्फ पर्सनल लेवल पे बात नहीं बनेगी, हमको उस सोशल इन्वायरमेंट को भी ध्यान में रखना है जहां हम रहते हैं। हमारे अगल बगल, ठीक है, सभी लोग इक्वल नहीं है। किसी के पास नौकरी है, पैसा है, तो वो अच्छा खाना खा रहा है, कोई गरीब है बेचारा, वो रोटी नमक से ही काम चला रहा है कि नहीं। तो यही बात कही गई है। देखो यहाँ दो कंपैरिजन है, एक तरफ डॉक्टर, है ना, और एक तरफ लेबर, मजदूर, दिहाड़ी मजदूर, है ना। तो दोनों की क्या इनकम आपको क्या लगती है? सेम होगी, बराबर होगी? नहीं। डॉक्टर भाई, उसने पढ़ने को मौका मिला, उसके घर वाले बच्चों को पढ़ाए, वो डॉक्टर बन गई, है ना, या डॉक्टर बन गया, उसको पैसे मिल रहे हैं, वो अच्छा खाना खाएगी, अच्छा पानी पिएगी, हेल्दी रहेगी। लेकिन ये मजदूर दिन भर मेहनत कर रहे हैं, लेकिन पैसे बहुत कम मिल रहे हैं। उस पैसे से सिर्फ रोटी चावल दाल ही मिल पा रहा है, फल नहीं खा पा रहे बेचारे, विटामिन की कमी हो गई तो कोई बीमारी हो सकती है ना। तो कहने का मतलब यह है कि सिर्फ पर्सनल लेवल पे बात नहीं चलेगी। दोनों अगर हाथ अपने साफ धोएं, है ना, तो ये तो पर्सनल लेवल पे इन्होंने मेंटेन किया। लेकिन जिस सोसाइटी में, जिस समाज में रह रहे हैं, सामाजिक फैक्टर, सोशल फैक्टर्स भी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं किसी के हेल्थ को मेंटेन करने में। इस बात को आप समझिए, ठीक है। सोशल इक्वालिटी, समाज में बराबरी एंड हार्मोनी आर देयरफॉर नेसेसरी फॉर इंडिविजुअल हेल्थ। वी कैन थिंक ऑफ मैनी अदर सच एग्जाम्पल्स ऑफ कनेक्शन बिटवीन कम्युनिटी इश्यूज एंड इंडिविजुअल हेल्थ। तो ये बात आपको दिमाग में बैठानी है, सोचनी है, समझनी है कि किसी भी पर्सन की जो हेल्थ है वो केवल उस पर्सन के अच्छे तरीके से, बिहेवियर से मेंटेन नहीं होगा। मतलब मैं अपनी हेल्थ को अगर मुझे मेंटेन करना है तो इंडिविजुअल लेवल पे भी मुझे कई सारी चीजें करनी पड़ेंगी और कम्युनिटी लेवल पे भी मुझे कई सारी चीजें करनी पड़ेंगी, ठीक है। कम्युनिटी लेवल पे मुझे जैसे पढ़ना होगा ताकि मुझे जॉब मिले, जॉब मिलेगा तो पैसा होगा, पैसा होगा तो मैं अच्छा खाना खा पाऊंगा, है ना, अच्छा खाना खाऊंगा और अपने घर वालों को भी अच्छे से खिलाऊंगा, ठीक है। उनको बोलूंगा कि हाथ साफ रखो, अच्छा खाना खाओ, पियो पानी, है ना। तो ये सब चीजें हैं। तो केवल हेल्थ आपका इंडिविजुअल लेवल पे मेंटेन नहीं हो सकता। जिस समाज में, जिस कम्युनिटी में आप रहते हैं, उस कम्युनिटी में आपको जॉब करने की, बिजनेस करने की कितनी इक्वालिटी मिल रही है, कितनी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, ठीक है, ये सब भी मैटर करता है, ठीक है। तो ये सब सोशल फैक्टर्स हैं जो इंडिविजुअल हेल्थ को अफेक्ट कर सकते हैं। चलिए
ये तो बात हो गई। अब बात करते हैं डिस्टिंक्शन बिटवीन हेल्दी एंड डिजीज फ्री। अब आपको क्लियर कट पता चल गया है ना। डिजीज, अगर मुझे हेपेटाइटिस हो गया, मुझे टाइफाइड हो गया, तो मैं डिजीज हूं, ठीक है। लेकिन मुझे अगर टाइफाइड नहीं है, ठीक है, और मुझे कोई बीमारी नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं हेल्दी हूं। हेल्दी रहने के लिए मुझे 3 चीजों को मेंटेन करना पड़ेगा। क्या बताया था? मतलब कोई बीमारी भी ना हो, मतलब मैं फिजिकली रूप से भी फिट हूं, मेंटली रूप से भी फिट हूं और सोशली रूप से भी फिट हूं, तब मुझे कहा जाएगा कि मैं क्या हूं? हेल्दी हूं। तो हेल्थ और डिजीज के बीच में ये डिफरेंस होता है। ये अब आपको क्लियर कट समझ में आ गया होगा, है कि नहीं। वही लिखा है कि डिजीज मतलब कि आप अनकंफर्टेबल हो, आपको कोई बीमारी है, आपके शरीर में जो भी सेल्स के अंदर रिएक्शन चल रहा है उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई है, ठीक है। सर्दी जुकाम हो गया है तो आप सही से सांस नहीं ले पा रहे हो, तो आप अनकंफर्टेबल हो, मतलब आप डिजीज हो, ठीक है। और अगर आपको कोई डिजीज नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि आप हेल्दी हैं। हेल्दी रहने के लिए 3 क्राइटेरिया को फुलफिल करना पड़ेगा, फिजिकली, मेंटली एंड सोशली, ठीक है। समझ में आ गया। तो वही चीज यहां एक्सप्लेन की गई है कि एक बांसुरी बजाने वाला, उसको कोई बीमारी नहीं है, लेकिन वो डिप्रेस है क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है, वो बांसुरी खरीद नहीं सकता, वो बांसुरी बजा नहीं सकता, तो वो मेंटली रूप से डिप्रेस होगा। तो क्या वो हेल्दी है? उसको कोई बीमारी नहीं है, लेकिन उसको हेल्दी नहीं कहा जाएगा। समझ में आई ये बात? तो यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। चलिए, तो ये अब आपको क्लियर कट समझ में आ गया। अब आते हैं डिजीज एंड इट्स कॉजेज। मतलब अगर किसी को बीमारी है तो फिर बीमारी कैसे होती है, क्यों होती है ना, फैलती कैसे है और उसका ट्रीटमेंट क्या है, इन सारे एक्सपेक्ट्स पे हम बात करते हैं, ठीक है। चलो, तो देखो सबसे पहले क्या लिखा है, व्हाट डज डिजीज लुक लाइक, हाउ डू वी नो दैट देयर इज अ डिजीज। तो डिजीज का पता कैसे चलता है, कैसे हम बोल सकते हैं कि सामने वाला पर्सन बीमार है। तुम सबसे पहले सिम्टम्स देखते हैं ना, उसको बुखार है, उसको जुकाम है ना, उसको लूज मोशन हो रहा है, उसको वॉमिटिंग हो रहा है, तो ये सिम्टम्स है ना जो इस बात का इशारा करते हैं, इंडिकेशन देते हैं कि पर्सन डिजीज्ड है, ठीक है, उसको कोई ना कोई बीमारी है, ठीक है, क्लियर। तो वही तो लिखा है, व्हेन देयर इज अ डिजीज आइदर द फंक्शनिंग ऑफ वन और मोर सिस्टम्स ऑफ द बॉडी विल चेंज फॉर द वर्स। मतलब हमको कोई बीमारी, डिजीज होती है तो हमारे बॉडी का किसी एक ऑर्गन या मल्टीपल, मतलब एक साथ कई ऑर्गन का काम जो है वो रुक जाता है। मतलब रुकता क्या है, काम में बाधा आ जाती है ना। और तब कुछ सिम्टम्स ऐसे आते हैं जैसे सर में दर्द, खांसी, पेट में दर्द, और इन सिम्टम्स से पता चलता है कि किसी पर्सन को क्या है, डिजीज है, ठीक है। दीज चेंजेस गेव राइज टू सिम्टम्स एंड साइंस ऑफ डिजीज। और डिजीज का पता इन सिम्टम से लग जाता है, चाहे वो हेडेक हो, चाहे पेट में दर्द हो, चाहे कफ हो, कोल्ड हो, बुखार हो, है ना, वोमिटिंग हो, क्लियर कट। तो डिजीज का पता कैसे चलता है, सिम्टम से लगता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब बात आती है डिजीज की। तो डिजीज को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक्यूट एंड क्रोनिक, ठीक है। एक्यूट डिजीज क्या होते हैं, तो वो डिजीज जो बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए हमारे शरीर में प्रेजेंट होते हैं, है ना। जैसे कि आपने देखा होगा कॉमन कोल्ड, सर्दी जुकाम, है ना। अक्सर मौसम बदलता है तो सर्दी जुकाम हो जाता है, घर में एक को हुआ सबको हो जाता है कि नहीं। फिर हम खेल कर आए, हमारा शरीर गर्म था, तुरंत ठंडा पानी पी लिया, तो ठंडा गर्म के वजह से हमको सर्दी जुकाम हो जाता है। तो सर्दी जुकाम कितने समय के लिए रहता है, क्या सालों भर रहता है? नहीं, 3 दिन, 5 दिन, 1 हफ्ते, और इसके बाद ठीक हो जाते हो आप। तो ये कैसी बीमारी थी जो कि केवल शॉर्ट पीरियड के लिए आपको इफेक्ट की, तो ऐसी डिजीज को ही हम क्या कहते हैं, एक्यूट डिजीज। तो कॉमन कोल्ड इज ए टाइप ऑफ एक्यूट डिजीज, ठीक है। लेकिन कुछ डिजीज ऐसी होती हैं जो एक बार अगर आपको हो गई तो लाइफ लॉन्ग वो आपको रह सकती है या कई सालों तक आपके बॉडी में रह सकती है। जैसे ये देखो, हाथी पांव, इस बीमारी को हिंदी में तो हाथी पांव कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं एलिफेंटियासिस। और ये अगर आपको हो गई तो मान लीजिए उम्र भर तक आपको इसी तरह रहेगी, आपका पैर इसी तरह स्वेल रहेगा, ठीक नहीं होगा। तो इसका मतलब ये तो लाइफ लॉन्ग हो गई। तो ऐसे डिजीज को हम क्या कहते हैं, क्रोनिक डिजीज। क्या कहते हैं, क्रोनिक डिजीज। तो वही लिखा है, सम डिजीज कैन लास्ट फॉर ए लॉन्ग टाइम इवन एज मच एज लाइफ टाइम
एंड आर कॉल्ड क्रोनिक डिजीज, फॉर एग्जाम्पल एलिफेंटियासिस। तो एक्यूट और क्रोनिक डिजीजेस का मतलब समझ में आ गया। शॉर्ट पीरियड तो एक्यूट, लॉन्ग टाइम के लिए तो क्रोनिक। ठीक है, अब आपको क्या लगता है कि दोनों टाइप की जो डिजीज हैं, क्या उनका बॉडी पे जो इफेक्ट पड़ रहा है वो भी सेम होगा? नहीं। एक बीमारी जो 3 दिन 5 दिन है तो वो कम असर डालेगी बॉडी पर, आपके हेल्थ को कम खराब करेगी। लेकिन ऐसी डिजीज जो लाइफ लॉन्ग या बहुत सालों तक आपको हो गई है, तो वो तो आपके बॉडी को ज्यादा परेशान करेगी, आपको ज्यादा बीमार करेगी ना। तो एक्यूट एंड क्रोनिक डिजीजेस का जो हमारे बॉडी पर इफेक्ट पड़ता है वो भी अलग अलग पड़ता है ना। तो वही हम देख रहे हैं। ठीक है, एक्यूट एंड क्रोनिक डिजीज हैव डिफरेंट इफेक्ट्स ऑन आवर हेल्थ। ये बात तो मैंने आपको बता दी है ना, सिंपल है कि नहीं? जाहिर सी बात है, अब दिमाग में बैठ गया होगा, है ना। देखो, एज एन एग्जाम्पल थिंक अबाउट ए कफ एंड कोल्ड। हुआ 3-4 दिन 5 दिन में ठीक हो गया और आप फिट हो गए, है ना। लेकिन बट इफ वी गेट इन्फेक्टेड विथ ए क्रोनिक डिजीज सच एज टीबी, तो एलिफेंटियासिस क्रोनिक डिजीज का एग्जाम्पल था कि नहीं? उसी तरह क्रोनिक डिजीज का एक एग्जाम्पल और है, वो है टीबी। टीबी हो गया आपको तो आपके फेफड़ों में पानी भर जाता है, ठीक है, फेफड़े खराब होने लगते हैं, तो ये क्रोनिक डिजीज है। और अगर ये हो गया आपको, देन बीइंग इल ओवर द ईयर डज मेक अस लूज वेट एंड फील टायर्ड ऑल द टाइम। तो सर्दी जुकाम की वजह से आपका वजन नहीं कम होगा, 5 दिन में ठीक हो जाओगे, फिर वापस चंगा। लेकिन अगर आपको टीबी जैसी क्रोनिक डिजीज हो गई तो ये आपके फेफड़ों को परेशान करेगी, फेफड़ों में पानी भर जाएगा, आपका वेट गिरने लगेगा, आप एकदम पतले होने लगोगे, है ना, और आप थका थका महसूस करोगे, फील टायर्ड। तो सर्दी जुकाम का जो बॉडी पर असर था, क्या वैसा ही असर टीबी का था? नहीं, क्योंकि कॉमन कोल्ड एक एक्यूट डिजीज था जो शॉर्ट पीरियड के लिए रहता है, तो उसका असर भी कम पड़ेगा बॉडी पर। लेकिन टीबी एक क्रोनिक डिजीज है, ये लंबे समय तक बॉडी पर रहेगा और ये ज्यादा असर करेगा अपने बॉडी को, हम ज्यादा बीमार पड़ेंगे, हमको ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा इससे। ठीक है, तो एक्यूट और क्रोनिक डिजीजेस का हमारे हेल्थ पर डिफरेंट इफेक्ट पड़ता है, सेम इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, लॉजिकल सी बात है। चलिए आगे चलते हैं। अब बात आती है कॉजेज ऑफ डिजीजेस। डिजीज के कॉज क्या है? ठीक है, तो डिजीज के जो कॉज हैं, क्या लिखा है? व्हेन वी थिंक अबाउट कॉजेज ऑफ डिजीज वी मस्ट रिमेंबर दैट देयर आर मेनी लेवल्स ऑफ सच केसेस। डिजीज का कारण क्या है, इसके कई लेवल हो सकते हैं, मतलब इसके पीछे कई रीजन हो सकते हैं, कारण हो सकते हैं। मैं बीमार हूं, क्यों? इसके कई कारण हो सकते हैं। जैसे कि लेट अस टेक एन एग्जाम्पल से समझते हैं। इफ देयर इज ए बेबी सफरिंग फ्रॉम लूज मोशन, वी कैन से दैट द कॉज ऑफ द लूज मोशन इज प्रोबेबली एन इन्फेक्शन। किसी बच्चे को लूज मोशन हो रहा है तो हम कहेंगे कि शायद इसको क्या हुआ है, कोई इन्फेक्शन हुआ है, इन्फेक्शन के वजह से क्या हो रहा है, लूज मोशन हो रहा है। ठीक है, लेकिन फिर बात आती है नेक्स्ट क्वेश्चन की कि वेयर डिड द इन्फेक्शन कम फ्रॉम। तो फिर वो इन्फेक्शन हुआ कैसे बच्चे को? तो अगले दिमाग में क्वेश्चन उठता है कि बच्चे को इन्फेक्शन कैसे हुआ? तो शायद सपोज वी फाइंड दैट द इन्फेक्शन केम थ्रू द अनक्लीन ड्रिंकिंग वाटर। गंदा पानी पीने से बच्चा बीमार पड़ गया, उसको इन्फेक्शन हुआ, जिसके वजह से लूज मोशन हो रहा है। लेकिन फिर एक क्वेश्चन फिर उठता है कि वो गंदा पानी तो आसपास के कई बच्चों ने पिया, तो बाकी बच्चे तो बीमार नहीं पड़े, वही एक बच्चा क्यों बीमार पड़ा? तो फिर यहां से एक क्वेश्चन ये उठता है कि शायद वो जो बेबी है, ठीक है, वो उतना हेल्दी नहीं है। ठीक है, तो लिखा है बट मेनी बेबीज मस्ट हैव हैड दिस अनक्लीन ड्रिंकिंग वाटर, मतलब तो ये गंदा पानी तो बाकी बच्चों ने भी पिया। सो व्हाई इज इट दैट वन बेबी डेवलप्ड लूज मोशन व्हेन द अदर बेबीज डिड नॉट? तो फिर ऐसा क्यों हुआ कि एक बच्चे को इन्फेक्शन हुआ, उसको लूज मोशन हुआ, और बाकी बच्चों को लूज मोशन नहीं हुआ? तो वन रीजन माइट बी दैट दिस बेबी इज नॉट हेल्दी। तो शायद इसके पीछे ये कारण हो सकता है कि बच्चा हेल्दी नहीं है ना, कुपोषित यानी मैल नरिश्ड बच्चा है, उसको बचपन से प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट यानी कि जो भी बैलेंस डाइट है वो नहीं मिला, तो हेल्दी नहीं था तो गंदा पानी पिया, तुरंत बीमार पड़ गया, इन्फेक्शन हुआ, लूज मोशन शुरू हो गया, है ना। तो कहने का मतलब डिजीज के पीछे कई कारण हो सकते हैं। हेल्थ आपकी प्रॉपर नहीं है
है ना, ठीक है। आपको गंदा पानी मिल रहा है, बाकी को तो साफ पानी मिल रहा है, आपको गंदा पानी मिल रहा है, यहां भी एक कारण है ना। तो वही लिखा है, वाई इज दिस बेबी नॉट हेल्दी। अब ये क्वेश्चन ये भी उठता है कि बच्चे हेल्दी क्यों नहीं है, बाकी बच्चे क्यों हेल्दी हैं। तो परहैप्स बिकॉज इट इज नॉट वेल नरिश्ड एंड डज नॉट गेट एनफ फूड, क्योंकि उसको अच्छे से खाना पीना नहीं मिला। क्यों नहीं मिला, तो शायद उसके माता पिता गरीब थे, है ना। वाई इज दैट बेबी नॉट वेल नरिश्ड, परहैप्स बिकॉज इट इज फ्रॉम ए हाउस होल्ड विच इज पुअर। गरीब घर का बच्चा था, गरीब घर के माँ बाप मजदूरी करते हैं, दिन में कुछ पैसा मिलता है, उसी से जो खरीदते हैं बच्चे को खिलाते हैं। तो बच्चे को मान लो दूध नहीं मिल पा रहा, बच्चा 2 टाइम की जगह 1 ही टाइम दूध पी रहा है ना, या दूध ही नहीं पी रहा है, कुछ भी हो सकता है ना। तो ऐसे आप क्या देख रहे हो, कई कारण निकल के आ रहे हैं। बच्चे को लूज मोशन क्यों हुआ, इसके पीछे के कई कारण हैं, ठीक है। तो ये हमको ध्यान में लेके चलना होगा, ठीक है। चलिए अब बात आती है इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस कॉजेस, यानी कि जो डिजीज है ना वो इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस दोनों में डिवाइडेड है, ठीक है। तो डिजीज फैलने के एक इन्फेक्शियस कारण भी हो सकता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं, क्लियर। इमीडिएट कॉज ऑफ डिजीज एज बिलोंगिंग टू 2 डिस्टिंक्ट टाइप। इमीडिएट टाइप क्यों कहा जा रहा है, मुझे अच्छा खाना पीना नहीं मिला, तो इसके वजह से कई समय बाद, मतलब कि एक लॉन्ग टाइम के बाद मेरी बॉडी खराब होगी, मुझे कोई बीमारी होगी, है ना। अगर मैं अभी तक मुझे अच्छा खाना पीना मिल रहा था और अभी से मैं अगले कुछ दिनों तक मुझे खाना ना मिले, मुझे पानी ना मिले ठीक से, है ना, रूखा सूखा खा रहा हूं, तो कुछ दिनों बाद जाकर इसका असर पड़ेगा। लेकिन कई चीजें ऐसी होती हैं जो तुरंत किसी और को बीमार कर सकती हैं। तो वो कौन से कॉज हो गए, इमीडिएट कॉज। और जो इमीडिएट कॉज हैं किसके, डिजीज के, उनको 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है ना। तो 1 ग्रुप ऑफ कॉजेज इज द इन्फेक्शियस एजेंट्स, मोस्टली माइक्रोब्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। मतलब कि जो डिजीज का इमीडिएट कॉज है, इमीडिएट मतलब वो कॉजेज जिससे बीमारी तुरंत फैलती है ना, समय नहीं लगाती है, तुरंत फैल जाती है। तो उन डिजीज को हमने 2 पार्ट में बांट दिया है, इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस। और इन्फेक्शियस की बात करें तो इन्फेक्शियस डिजीज किससे फैलता है, माइक्रोब से होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म फैलाते हैं, है ना। डिजीज वेयर माइक्रोब्स आर द इमीडिएट कॉजेज आर कॉल्ड इन्फेक्शियस डिजीज। क्लियर कट। तो इन्फेक्शन से इन्फेक्शियस बना है, कौन फैलाता है इन्फेक्शन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म फैलाते हैं। तो ऐसे डिजीज जिनका कारण, कॉज माइक्रोब्स होते हैं, उन डिजीजेस को हम इन्फेक्शियस डिजीज कहते हैं। दिस इज बिकॉज द माइक्रोब्स कैन स्प्रेड इन द कम्युनिटी एंड द डिजीज दे कॉज विल स्प्रेड विद देम। ऐसा क्यों होता है कि माइक्रोब से जो बीमारियां होती हैं उनको हमने इन्फेक्शियस डिजीज कहा, इसलिए क्योंकि जो माइक्रोब है वो सोसाइटी में, कम्युनिटी में, समाज में बहुत तेजी से फैलते हैं और वो अपने साथ जो बीमारी फैला रहे हैं वो बीमारी भी फैलती है। तो एक पर्सन को कॉमन कोल्ड यानी सर्दी जुकाम हुआ, घर में सबको हो जाता है। क्यों, क्योंकि माइक्रोब्स फैल रहे हैं और वो अपने साथ क्या भी फैला रहे हैं, बीमारी भी, डिजीज भी फैला रहे हैं। तो इन्फेक्शन बढ़ रहा है, तो इसीलिए कहा गया इन्फेक्शियस डिजीज। तो इन्फेक्शियस डिजीज के कॉजेज क्या होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं, ठीक है। तो हम ये जितनी भी बैक्टीरिया, वायरस का नाम सुनते हैं ना, इनसे होने वाली बीमारी सब क्या है, इन्फेक्शियस डिजीज है। कोरोना वायरस से होता है ना, तो कोरोना बीमारी कैसी है, इन्फेक्शियस डिजीज है। मुझे हुई, आपको हो जाएगी, अगर आप मेरे करीब रहोगे, मैंने छींका तो आपको भी हो सकती है, आपसे मुझे हो सकती है, हम दोनों से किसी और को हो सकती है कि नहीं। चलिए, ऑन द अदर हैंड, इसके अलावा देयर आर ऑल्सो डिजीजेस दैट आर नॉट काज्ड बाय इन्फेक्शियस एजेंट, जैसे कि कैंसर, जैसे कि ब्लड प्रेशर, है ना। आपके घर में सुना होगा कि किसी को कैंसर हो गई, कैंसर से वो डेथ हो गया, ठीक है। किसी को हाई ब्लड प्रेशर है, तो ये ऐसी बीमारी है जो फैलती नहीं है। मुझे कैंसर है तो मुझे ही रहेगा, मेरी वजह से किसी दूसरे को नहीं फैलेगा। अगर मुझे बीपी की प्रॉब्लम है तो मुझे ही रहेगी, किसी आप अगर मेरे सामने खड़े हो तो आपको नहीं हो जाएगी। तो ऐसे डिजीजेस को जो कि स्प्रेड नहीं होते, उन्हें हम क्या कहते हैं, नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस। क्लियर कट। फॉर एग्जाम्पल कैंसर है, हाई ब्लड प्रेशर है,
समझ में आया? चलिए, तो हमने हेल्थ एंड इट्स फेलियर तो पढ़ लिया। अब आते हैं इस चैप्टर के सेकंड टॉपिक में, इन्फेक्शियस डिजीजेस के बारे में। ठीक है, चलो, तो इन्फेक्शियस डिजीजेस में अभी मैंने आपको पढ़ाया कि इन्फेक्शन जो डिजीज होते हैं दो टाइप के, इन्फेक्शियस, नॉन इन्फेक्शियस। इन्फेक्शियस डिजीजेस के कारण क्या होते हैं? कॉज, माइक्रोब्स। ठीक है, तो उन्हीं को कहा गया है एजेंट। क्या एजेंट? वो क्या कर रहे हैं? वो इन्फेक्शन फैला रहे हैं और सबको डिजीज यानी बीमार कर रहे हैं, तो वो एजेंट हुए। ठीक है, organism that can cause diseases are found in a wide range of such categories of classification। अब ऐसे एजेंट्स, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो इन्फेक्शन फैलाते हैं, किसी को बीमार करते हैं, उनकी बहुत सारी कैटेगरीज है ना। कुछ उनमें वायरस हैं, कुछ किस कैटेगरी में आते हैं? वायरस कैटेगरी में आते हैं। पोलियो वायरस से होता है, कोरोना वायरस से होता है, HIV वायरस से होता है ना, हेपेटाइटिस वायरस से होता है। तो ये सब वायरस से होने वाली बीमारी है और ये फैल सकती है कि नहीं? तो सम ऑफ देम आर वायरस, सम ऑफ देम आर बैक्टीरिया। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की अलग कैटेगरी है, उन्हें बैक्टीरिया कहा जाता है। कुछ को फंजाई कहा जाता है ना। कुछ इसमें से सिंगल सेल्ड हैं और कुछ मल्टी सेलुलर हैं, है ना। सम डिजीजेज आर ऑल्सो कॉज्ड बाई मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म सच एज वर्म्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स। वर्म मतलब केंचुए, है ना। तो आपने अभी एलिफेंटियासिस बीमारी पढ़ा था, मैंने पढ़ाया था, जिसमें पैर स्वेल कर गया था और मैंने बोला था कि क्रोनिक डिजीज है, लॉन्ग समय तक आपके शरीर में रहेगी। तो वो किससे होती है? वो वर्म से होती है। और वर्म यूनिसेलुलर, सिंगल सेल्ड नहीं होते, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है, तो बैक्टीरिया हो, वायरस हो, फंजाई हो, वर्म्स हो, ऐसी बहुत सारी कैटेगरीज है। ठीक है, किसकी? ऑर्गेनिज्म की, जिनसे इन्फेक्शन फैलता है और लोगों को डिजीज होता है। तो ये कैटेगरी ध्यान में रख के चलना है। ठीक है, अब कॉमन एग्जाम्पल ऑफ डिजीज इज कॉज बाई वायरस। तो वायरस से होने वाली जो बीमारी है, पहले उनके एग्जाम्पल देख लेते हैं। सर्दी जुकाम, जी हाँ, सर्दी जुकाम वायरस से होता है। जी हाँ। इन्फ्लुएंजा वायरस से होता है। डेंगू, जिसे डेंगी भी कहा जाता है, प्रोनाउंसिएशन सही तो डेंगी है, लेकिन आमतौर पे डेंगू कह दिया जाता है। तो डेंगू मच्छर से नहीं होता, डेंगू वायरस से होता है। जी हाँ, लेकिन उस वायरस को हमारे शरीर तक कौन लाता है? मच्छर। तो हमको लगता है कि मच्छर की वजह से डेंगू हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं समझना है। जो डेंगू है, डेंगू में जो बुखार होता है, तो ये सिम्टम्स किसके हैं? ये डेंगू के हैं और ये वायरस से होता है। ठीक है, तो ऐसे समझ लो कि आप खराब खाना खाकर बीमार पड़े। तो खराब खाना बनाया किसने? होटल वाले ने। और होटल वाले के बाद जोमेटो का एक एम्प्लॉय उसको होटल से लेकर आपके घर तक होम डिलीवरी देता है। तो आप खाना खाओ, बीमार पड़ जाओ, तो आप होम डिलीवरी वाले को बोलोगे कि उसने गलत खिलाया? नहीं, उसने तो बस उस गंदे खाने को आप तक ले आया। फैलाया किसने? होटल वाले के वजह से आप बीमार पड़े। तो कॉज असली कौन है ना? फैलाने वाला, भेजने वाला, स्प्रेड करने वाला अलग है और कॉजिंग मेन कॉज अलग है। उसी तरह डेंगू होता वायरस से है, हम कहते हैं मच्छर, क्योंकि मच्छर ने उस वायरस को हमारे तक लाया। तो अब आप इसको बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। एड्स भी वायरस से होता है। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए, डिजीजेस जैसे कि टाइफाइड हो गया, कॉलरा हो गया, टीबी हो गया, एंथ्रैक्स हो गया, ये बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज है। तो ये एग्जाम्पल हमको याद रखकर चलना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कई कॉमन स्किन इन्फेक्शन जो होते हैं, उनका कॉज क्या होता है? डिफरेंट काइंड्स ऑफ फंजाई होते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा बरसात के मौसम में अक्सर क्या होता है? फंगस बहुत तेजी से ग्रो करता है, क्योंकि फंगस जो फंगस है उसको ग्रो करने के लिए ह्यूमिड और हॉट ऐसा क्लाइमेट चाहिए। ह्यूमिड कब हो जाता है? बरसात के मौसम में। तो बरसात के मौसम में धूप भी निकल रही है, फिर बारिश भी हो रही है। तो हॉट एंड ह्यूमिड मौसम में फंगस बहुत तेजी से ग्रो करता है। तो हमारे बॉडी पर, हमारे इस हाथ पैरों में भी फंगस ग्रो कर जाता है ना। तो ये सब फंगस से होने वाली बीमारियां हैं। क्लियर? फिर प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी, जैसे कि मलेरिया, जैसे कि काला अजहर। जी हाँ, मलेरिया होता है ना, किसके कारण? बताओ, मच्छर के कारण नहीं। जी हाँ, ये जो भ्रम है, मिथ है, इसको भूल जाओ, गलत है। मलेरिया मच्छर से नहीं होता, मलेरिया होता है प्रोटोजोआ से। लेकिन फिर वही बात
कि उस प्रोटोजोआ को हमारे शरीर तक कौन लाता है? फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो। ठीक है, तो हमको लगता है कि मॉस्किटो ने फैलाया है, मॉस्किटो की वजह से हो रहा है, लेकिन ये बात गलत है। ठीक है, होता प्रोटोजोआ से। फिर काला अजहर, ठीक है, काला अजहर भी प्रोटोजोआ से होता है, जिसकी वजह से देखो इस बच्ची के शरीर में पूरे दाने दाने हो गए। तो इसको चिकन पॉक्स या स्मॉल पॉक्स नहीं है, इसको काला अजहर हो गया। ठीक है, चलिए, तो ये कुछ डिजीजेस के एग्जाम्पल हमने देखे, वायरस से, बैक्टीरिया से, फंजाई से और प्रोटोजोआ से होने वाले डिजीज का एग्जाम्पल हमने पढ़ लिया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है कि व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट दैट वी थिंक ऑफ दीज कैटेगरीज ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट। अब हम ऐसा क्यों मान के चले कि इनकी अलग अलग कैटेगरी है? हमने इनको कैटेगरी में क्यों बांटा? सबको एक साथ बोल देते हैं कि सभी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनसे इन्फेक्शन फैल रहा है। इनको हमने अलग अलग कैटेगरी में, वायरस की अलग कैटेगरी, बैक्टीरिया की अलग कैटेगरी, ऐसा हमने क्यों डिवाइड किया? इसके पीछे लॉजिक है। लॉजिक ये है कि इन सब का बीमारी फैलाने का जो तरीका है वो अलग, तो इनका इलाज करना, मतलब इन बैक्टीरिया वायरस को मारने का तरीका भी हमारा अलग होता है। तो इसीलिए इनको हमको अलग अलग कैटेगरी में रख कर इनके फैलने के तरीके को समझना पड़ता है, और तब हम उसी हिसाब से दवा करते हैं। बैक्टीरिया के लिए अलग दवा बनी है, वायरस के लिए अलग दवा बनी है। वायरस की दवा जो है वो बैक्टीरिया पे काम नहीं करेगी, बैक्टीरिया की दवा वायरस पे काम नहीं करेगी। समझ में आ रहा है ना? तो इसीलिए हमने इनको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया है। द आंसर इज दैट दीज कैटेगरीज आर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं इन डिसाइडिंग व्हाट काइंड ऑफ ट्रीटमेंट टू यूज। हमको कैसा ट्रीटमेंट चाहिए, इसके लिए ज़रूरी है कि हमको ये पता हो कि हमको किस कैटेगरी के माइक्रोब से हमको बीमारी हुई है, इसलिए इनको अलग अलग कैटेगरी पे डिवाइड करते हैं। ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि आप दवाइयों का नाम सुना होगा आपने, एंटीबायोटिक। तो एंटी मतलब दुश्मन, और बायोटिक से ये वर्ड आया है बी यानी बैक्टीरिया से। तो बैक्टीरिया का दुश्मन मतलब बैक्टीरिया को मारने वाली दवाइयाँ एंटीबायोटिक्स कहलाती है। तो अगर हमारे शरीर में कोई ऐसी डिजीज़ है जो बैक्टीरिया से हुई है, तो अगर ये दवाइयाँ हम खाएंगे तो ये दवाइयाँ हमारे बॉडी में उस बैक्टीरिया को मार देगी, तो हमको वो बीमारी भी नहीं होगी, है ना। तो एंटीबायोटिक्स का काम समझ में आ गया। तो एंटीबायोटिक्स कैसे बैक्टीरिया को मारती हैं? दे कॉमनली ब्लॉक बायोकेमिकल पाथवे इंपॉर्टेंट फॉर बैक्टीरिया। मैनी बैक्टीरिया फॉर एन एग्जाम्पल मेक ए सेल वॉल टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स। मतलब जब बैक्टीरिया हमारे शरीर में एंटर करता है तो अपने आप को बचाने के लिए वो अपने चारों तरफ सेल वॉल बनाता है ना। तो सेल वॉल बनाना उसका एक बायोकेमिकल प्रोसेस है, और इस प्रोसेस को रोक देता है कौन? एंटीबायोटिक। तो बैक्टीरिया अपने चारों तरफ सेल वॉल नहीं बना पाता, और हमारे अंदर के जो सेल्स हैं वो जाकर बैक्टीरिया को मार देते हैं। तो इस तरीके से एंटीबायोटिक काम करता है। तो अगर बैक्टीरिया सेल वॉल बना रहा है, इसका हमको पता चला, तब तो हमने दवा किया ना। लेकिन वायरस के केस में वायरस कोई सेल वॉल बनाता ही नहीं है। तो फिर आप जब सेल वॉल नहीं बना रहा वायरस, तो क्या रोकोगे? फिर कोई चीज़ बन रही है तो उसको रोका जा सकता है, कोई चीज़ बनी नहीं रही है तो उसको रोकोगे कैसे? तो वायरस के केस में ऐसा ही होता है, वायरस सेल वॉल नहीं बनाते, तो फिर क्या रोका जाए? तो एंटीबायोटिक दवाइयाँ आप वायरल इन्फेक्शन में खाओगे, कोई काम नहीं करेगा, है ना। क्लियर? द एंटीबायोटिक पेनिसिलिन। तो पेनिसिलिन बहुत इंपॉर्टेंट क्या हो? एंटीबायोटिक का एग्जाम्पल है। ब्लॉक्स द बैक्टीरियल प्रोसेस दैट बिल्ड्स द सेल वॉल। तो जैसे पेनिसिलिन आपने खाया जो कि एक एंटीबायोटिक है, तो वो बैक्टीरिया के सेल वॉल बनाने वाले प्रोसेस को रोक देता है, तो बैक्टीरिया की मौत हो जाती है हमारे बॉडी में, और हमारा बैक्टीरिया का इन्फेक्शन खत्म हो जाता है, हम डिजीज फ्री हो जाते हैं। लेकिन एज ए रिजल्ट द ग्रोइंग बैक्टीरिया बिकम अनेबल टू मेक सेल वॉल एंड डाई इजली। तो बैक्टीरिया मर जाता है। ह्यूमन सेल्स डोंट मेक सेल वॉल एनीवे, सो पेनिसिलिन कैन नॉट हैव सच एन इफेक्ट ऑन अस। और एक बात और है फायदा, कि हमारे बॉडी के जो सेल्स हैं उस पर कोई असर नहीं पड़ता एंटीबायोटिक से। क्यों? क्योंकि हमारे बॉडी के सेल्स में सेल वॉल बनाती ही नहीं है। तो पेनिसिलिन जो एंटीबायोटिक है वो केवल बैक्टीरिया को मारेगा, ठीक है, हमारे बॉडी के सेल्स को नहीं मारेगा। तो एक फायदा ये हो गया, इसीलिए हम एंटीबायोटिक खा रहे हैं, है ना। लेकिन सेम चीज आप वायरस के साथ नहीं कर सकते। बट वायरसेस डू नॉट यूज दिस पाथवे। वायरस सेल वॉल नहीं बनाते, तो आप एंटीबायोटिक दवाइयां फिर कैसे खाओगे? खाओगे तो काम ही नहीं करेगी। तो फिर इसीलिए ज़रूरी है कि हमको
अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करना इन माइक्रोब्स को, ताकि हम उनके मतलब वर्किंग को समझ पाए और उस हिसाब से हम ट्रीटमेंट बना सके, इलाज कर सकें, है ना। चलिए इतना समझ में आ गया। अब देखते हैं कि ये जो माइक्रोब्स है वो फैलते कैसे हैं, मीन्स ऑफ स्प्रेड। क्लियर। चलो, मेनी माइक्रोबियल एजेंट्स आर कॉमनली मूव फ्रॉम एन अफेक्टेड पर्सन, यानी कि एक इन्फेक्टेड पर्सन से जो हेल्दी है उसके तक बहुत तरीके से, वैरायटी ऑफ वेज से फैल सकती है। ठीक है, तो यहां ध्यान देना, इन्फेक्टेड, मान लो मुझे कॉलरा है, मुझे क्या है, टीबी है, तो मैं इन्फेक्टेड पर्सन हूं और इन्फेक्टेड पर्सन से किसी भी अगल बगल हेल्दी पर्सन तक बीमारी फैल सकती हो। कैसे फैल सकती है, उसके कई तरीके हैं, कई तरीके हैं। हवा है, पानी है, भोजन है यानी फूड है, तो वही तो हमको पढ़ना है ना, तो वही हम पढ़ रहे हैं, मीन्स ऑफ स्प्रेड। तो ऐसे बीमारी को जो फैलती हैं, है ना, जो एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन फैल सकती है, वो इन्फेक्शियस डिजीजेज हुई, और उन्हीं को हम कम्युनिकेबल डिजीज भी कह सकते हैं, क्योंकि वो कम्युनिकेट हो रही हैं। जैसे फ़ोन लगा के बात करते हैं तो कम्युनिकेशन है, मैंने बोला आपने सुना, उसी तरह मेरी बीमारी आपको हो गई तो कम्युनिकेट हो रही है बीमारी, मतलब कम्युनिकेबल डिजीजेस। तो इन्फेक्शियस डिजीजेज ही कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं, है ना। क्लियर। अब सच डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स कैन स्प्रेड थ्रू एयर। तो पहला तरीका है हवा से। जब हम छींकते हैं, जब हम खांसते हैं, तो बहुत माइन्यूट ड्रॉपलेट्स, ठीक है, बहुत माइन्यूट ड्रॉपलेट हवा में निकलते हैं, और उन ड्रॉपलेट को कोई दूसरा पर्सन इनहेल करे, सांस द्वारा अंदर खींच ले, तो उस ड्रॉपलेट में जो इन्फेक्शन है, बैक्टीरिया है, वायरस है, वो फिर हेल्दी पर्सन में चला जाएगा। तो एक तरीका है एयर। ठीक है, समवन स्टैंडिंग क्लोज बाय कैन ब्रीथ इन दीज ड्रॉपलेट, मतलब अगर इन्फेक्टेड पर्सन के पास कोई हेल्दी पर्सन पास में खड़ा है और इन्फेक्टेड पर्सन ने खांसा, छींका, तो ये ड्रॉपलेट्स हेल्दी पर्सन के बॉडी में चले जाएंगे नाक द्वारा, और फिर उसको भी इन्फेक्शन हो जाएगा। तो एक तरीका क्या है, एयर। इसीलिए आपने सुना होगा कि कोरोना में क्यों कहा गया 2 गज दूरी मास्क है जरूरी। तो 2 गज मतलब 1 गज होता है 3 मीटर, 2 गज मतलब 6 मीटर, है ना। तो अगर आप 6 मीटर दूरी बनाएंगे, दूर रहेंगे, तो वो ड्रॉपलेट आप तक नहीं आएगा, तो आप बच सकते हैं, इन्फेक्शन नहीं होगा, इसलिए कहा गया, है ना। तो एक तरीका हो गया एयर। ठीक है, अब आते हैं एग्जाम्पल ऑफ एयरबॉर्न, मतलब हवा में फैलने वाले ऐसे कम्युनिकेबल डिजीजेस का एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो जैसे कॉमन कोल्ड है, कोरोना वायरस डिजीज है, निमोनिया है, टीबी है कि नहीं, ये हवा में फैल सकते हैं, एयरबॉर्न है। वी ऑल हैव हैड द एक्सपीरियंस ऑफ सिटिंग नियर समवन सफरिंग फ्रॉम ए कोल्ड एंड कैचिंग इट अवरसेल्व्स, मतलब ये सबके साथ एक्सपीरियंस किया होगा, आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा। कहीं हम बस में, ट्रेन में, ऑटो में, है ना, टैक्सी में कहीं जा रहे हैं, या भीड़ भाड़ में कहीं मार्केट में खड़े हैं, और आसपास किसी ने छींका या किसी को बीमारी थी, और वही बीमारी आप घर पहुंचे और सुबह उठ रहे हैं तो पता चला आपको भी हो गई, है ना, क्योंकि वो एयर से फैली हुई है। ठीक है, चलो, तो एक तो तरीका हो गया फैलने का एयर, एक मीडियम हो गया एयर। दूसरा क्या है, दूसरा है वाटर। डिजीजेस कैन ऑल्सो स्प्रेड थ्रू वाटर, गंदा पानी पीने से भी स्प्रेड हो सकता है। जी हाँ, दिस अकर्स इफ द एक्सक्रीटा फ्रॉम समवन सफरिंग फ्रॉम एन इन्फेक्शियस गट डिजीजेस सच एज कॉलरा गेट मिक्स विद द ड्रिंकिंग वाटर यूज बाय पीपल लिविंग नियर बाय। सर कहना क्या चाहते हो, मैं बताता हूं। देखो, अक्सर जैसे गांव में आपने देखा होगा कि अब तो हर घर में, गांव के हर घर में बाथरूम बनाया जा रहा है, शौचालय। ऐसा क्यों करना पड़ा? तो होता क्या था, जैसे गांव के लोग क्या होते थे, बाहर सुबह वॉशरूम करना है ना, सुबह लैट्रिन जाना है, तो गए खेत में, ठीक है, खेत में क्या कर दिया, अपना वॉशरूम कर दिया, है ना। अब वहां से वो सारा इकट्ठा होने लगा, एक्सक्रीटा, एक्सक्रीटा समझ रहे हो ना, ह्यूमन वेस्ट, ह्यूमन वेस्ट। अब मान लो कि जिस पर्सन का पेट खराब था, उसको कॉलरा था, उसके एक्सक्रीटा कहाँ गया, मिट्टी में गया, और मिट्टी में उस एक्सक्रीटा में क्या मौजूद था, कॉलरा के बैक्टीरिया, और वो कॉलरा के बैक्टीरिया नीचे मिट्टी में, जमीन में जो पानी है, उस पानी में जाकर वो बैक्टीरिया मिल गए।
अब फिर वो पानी कुएं से कोई निकाल रहा है, दूसरा हेल्दी पर्सन पी रहा है, तो ये कॉलरा के बैक्टीरिया उस हेल्दी पर्सन में ट्रांसफर हो गया और उसको भी कॉलरा हो गया, है ना। तो गंदा पानी पीने से, इन्फेक्टेड पानी पीने से बीमारी हुई कि नहीं? तो पानी से भी बीमारी हो सकती है ना। गंदा पानी पीने से, पानी से नहीं, गंदा या कह लो इन्फेक्टेड पानी से, ठीक है। द कॉलरा कॉजिंग अ माइक्रोब विल एंटर ए हेल्दी पर्सन थ्रू द वाटर दे ड्रिंक एंड कॉज डिजीजेस इन देम। तो एयर हो गया, वाटर हो गया, ठीक है। अब आगे चलते हैं। फिर सेक्सुअल कांटेक्ट से भी बीमारी फैलती है। जी हाँ, कोई भी जो सेक्सुअल एक्ट होता है ना, किसी भी दो पार्टनर के बीच में, एक मेल और एक फीमेल दोनों पार्टनर हैं, दोनों के बीच में जो सबसे क्लोजेस्ट कांटेक्ट होता है वो सेक्सुअल इंटरकोर्स के समय होता है, ठीक है। तो इसीलिए लिखा है द सेक्सुअल एक्ट इज वन ऑफ द क्लोजेस्ट फिजिकल कांटेक्ट टू पीपल कैन हैव विथ ईच अदर। तो दो पीपल का जो सबसे क्लोज कांटेक्ट हो सकता है वो सेक्स के दौरान हो सकता है, ठीक है। अब इस समय ये पॉसिबिलिटी है कि इन्फेक्टेड पार्टनर से हेल्दी पार्टनर को बीमारी फैल जाए। नॉट सरप्राइजिंगली देयर आर मेनी माइक्रोबियल इन्फेक्शन सच एज सिफाइलिस, एड्स दैट आर ट्रांसमिटेड बाय सेक्सुअल कॉन्टैक्ट फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन या फ्रॉम वन पार्टनर टू अनदर पार्टनर। तो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से भी हो सकता है, और सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से फैलने वाले डिजीजेस जैसे कि सिफाइलिस हैं, एड्स हैं, ठीक है। फिर एड्स, अगर एड्स की बात करें तो एड्स सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के अलावा और भी कई तरीकों से फैल सकता है, ठीक है। हमको लगता है सिर्फ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से, जी नहीं, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट तो एक तरीका है, लेकिन एड्स और कई तरीके से भी फैल सकता है। जैसे मुझे एड्स था तो मेरा ब्लड इन्फेक्टेड था, मेरा ब्लड निकाल कर किसी दूसरे को, हेल्दी पर्सन को चढ़ा दिया गया जिसको एड्स नहीं था, लेकिन अब उसको भी क्या हो जाएगा? एड्स हो जाएगा। तो इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसफ्यूज करने से भी, मदर को एड्स है तो बच्चे को भी हो सकता है ना। और अगर इन्फेक्टेड मदर जिसको एड्स है, अगर वो अपना दूध, मिल्क अपने बच्चे को पिला रही है तो बच्चे को भी ट्रांसमिट हो सकता है कि नहीं। तो एड्स केवल सेक्सुअल कांटेक्ट नहीं, इन तरीकों से भी एड्स फैलता है। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। तो इन्हीं तरीकों को एक डायग्राम में क्या कर दिया है? रिप्रेजेंट कर दिया है। तो बीमारी फैलने का, डिजीजेस स्प्रेड होने के कई तरीके, एयर हैं, वाटर हैं, फूड है ना, एनिमल से भी हो रहा है, सेक्सुअल कांटेक्ट है। तो ऐसे बहुत सारे मेथड हैं ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज के, ठीक है। चलो अब बात आती है कि अभी आपने देखा कि कई एनिमल्स भी हैं जो बीमारी फैलाते हैं। जैसे मच्छर का नाम सबसे ज़्यादा आता है, डेंगू मच्छर ने फैलाया, ठीक है, मलेरिया मच्छर ने फैलाया। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मलेरिया मच्छर के वजह से हुआ, मैं ये बोल रहा हूँ कि फैला रहा है, स्प्रेड कर रहा है। तो ऐसे इंसेक्ट या ऐसे एनिमल्स जो डिजीज़ को हमारे तक लाते हैं, ह्यूमंस तक लाते हैं, फैलाते हैं, उन्हें वेक्टर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वेक्टर। मैनी एनिमल्स कैन कैरी द इन्फेक्टिंग एजेंट्स फ्रॉम ए सिक पर्सन टू अनदर पोटेंशियल होस्ट। दीज एनिमल्स आर दस द इंटरमीडियरी है, और इन्हें क्या कहा जाता है? वेक्टर कहा जाता है। जैसे कुत्ता काट लिया तो हम रेबीज का इंजेक्शन लगवाते हैं, क्यों? रेबीज तो वायरस से हो रहा है, लेकिन उस वायरस के वजह से कुत्ता इन्फेक्ट हो गया, डॉग, और उस डॉग ने आपको काट लिया, तो डॉग आप तक बीमारी ला रहा है। तो डॉग क्या है? वेक्टर, ठीक है। फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो आप तक मलेरिया ला रही है तो वो वेक्टर हो गई। तो वेक्टर का काम समझ में आया? वो इंटरमीडियरी है, बीमारी को फैलाते हैं, बीमारी के कारण नहीं है, डिजीज के कॉज नहीं है, ठीक है, डिजीज को स्प्रेड करने का मेथड है। क्लियर? जैसे मॉस्किटो। अब क्वेश्चन ये उठता है कि मैंने बोला कि मलेरिया फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो से होता है, मेल का तो नाम ही नहीं लिया। तो क्या मेल एनोफिलिस मॉस्किटो मलेरिया नहीं फैलाते? जी हाँ, नहीं फैलाते। फीमेल ही क्यों फैलाती हैं? क्योंकि फीमेल मॉस्किटो को देने होते हैं अंडे। क्या करने होते हैं? देने होते हैं अंडे। और अंडा देने के लिए इनको चाहिए क्या? प्रोटीन। इनको भी तो डाइट चाहिए ना। आपने देखा होगा प्रेग्नेंट जो लेडीज़ होती हैं उनको बहुत अच्छे से खिलाया पिलाया जाता है ना, ताकि जो बच्चा हो वो भी हेल्दी बने। तो इस मच्छर के ये अंडे बच्चे ही तो हैं। तो अंडे देने के लिए ज़रूरी है कि इस फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो को भी भरपूर भोजन मिले, प्रोटीन मिले। अब इसको प्रोटीन कहाँ से? तो मेल को प्रोटीन नहीं चाहिए,
मेल को थोड़ी अंडे देने हैं, लेकिन फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो को प्रोटीन चाहिए तो वो अंडे दे पाएगी, और वो उसको प्रोटीन कहाँ से मिलता है? ह्यूमन के ब्लड से। तो फिर कौन काटेगा हमको? फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो। और जब हमको काटेगी, बाइट करेगी, तो उसी समय क्या फैल जाएगा? मलेरिया। तो इसीलिए कहा जाता है मलेरिया फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो फैलाती है, मेल एनोफिलिस मॉस्किटो नहीं फैलाते। तो वही यहां लिखा हुआ है। ठीक है, क्लियर? तो इतना तो समझ में आ गया ना, सारा कंसेप्ट क्लियर है ना कि फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो ही क्यों वेक्टर बनते हैं। तो फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो वेक्टर हुए, मेल नहीं हुए, क्योंकि मेल को एग नहीं देना है, तो उन्हें प्रोटीन नहीं चाहिए, प्रोटीन नहीं चाहिए तो वो हमको बाइट भी नहीं करेंगे। लेकिन फीमेल बाइट करेगी, फीमेल खून चूसेगी। मैं मच्छर की बात कर रहा हूं। ठीक है, चल आगे चलते हैं। अब बात आता है कि जो बीमारी हमको हुई एयर से, फूड से, मतलब किसी भी मेथड से, चाहे बैक्टीरिया से हो, चाहे किसी भी कारण की वजह से हो, वो कैसे भी फैली हो, उसका हमारे बॉडी के अलग अलग ऑर्गन पर असर पड़ता है। तो कुछ ऑर्गन स्पेसिफिक सिम्टम्स होते हैं, कुछ टिश्यू स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन होते हैं, उन्हीं को हमको देख लेना। तो द डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स एंटर द बॉडी थ्रू डिफरेंट मीन्स, डिफरेंट रास्ते हैं, नोज है, ब्लड है, माउथ है, एंड कैन गो टू मैनी पॉसिबल ऑर्गन्स और टिश्यूज। तो हमारे बॉडी में एंटर करने के कई रास्ते, और एक बार एंटर कर गए तो वो फिर अलग अलग ऑर्गन या टिश्यूज पर जाकर बीमारी को क्या कर सकते हैं? फैला सकते हैं, है ना। तो यही चीज हमको समझना है। इफ दे एंटर फ्रॉम द एयर, अगर वो नाक के रास्ते एंटर कर रहे हैं, ठीक है, तो दे आर लाइकली टू गो, तो वो जो इन्फेक्शन है वो कहाँ जाएगा? किस बॉडी के ऑर्गन में, पार्ट में स्प्रेड होगा? तो नाक से गया है तो जाहिर सी बात है कहाँ जाएगा? फेफड़े में, लंग्स में, है ना। दिस इज द सीड इन द बैक्टीरिया कॉजिंग ट्यूबरक्लोसिस। तो टीबी में यही तो होता है, किसी ने छींका, टीबी के बैक्टीरिया एयर में ड्रॉपलेट के फॉर्म में हमारे तक आ गए, हमारे नोज से एंटर किए, और टीबी के बैक्टीरिया कहाँ चले गए? हमारे लंग्स में, और हमको टीबी हो गया, है कि नहीं? तो इस तरीके से भी आप समझ सकते हो। फिर अगर वो नोज से एंटर नहीं करते, अगर वो माउथ से एंटर करते हैं, तो माउथ जाकर कहाँ खुलेगा? स्टमक में। फिर आगे स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है। तो अगर इन्फेक्शन माउथ से एंटर कर रहा है, दे कैन स्टे इन द गट लाइनिंग। गट लाइनिंग मतलब हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल है, जो खाने वाली नली है, वो गट कहला रही है ना। तो गट लाइनिंग लाइक टाइफाइड कॉजिंग बैक्टीरिया, जैसे कि टाइफाइड के केस में होता है। टाइफाइड गंदा पानी वो खाने से होता है, गंदा पानी पिया तो टाइफाइड का बैक्टीरिया माउथ से एंटर किया, और फिर हमारे पेट और जाके आंतों को खराब करेगा, मतलब इन्फेक्ट करेगा, है ना। तो यहाँ जो टारगेट ऑर्गन है वो अलग है, ठीक है। फिर मलेरिया कॉजिंग माइक्रोब एंटरिंग थ्रू मॉस्किटो बाइट विल गो टू द लीवर। अब मलेरिया की बात करें तो मलेरिया मच्छर ने फैलाया, काटा, तो मलेरिया का जो प्रोटोजोआ है, मलेरिया किससे होता है? प्रोटोजोआ से, मैंने पढ़ाया है। तो वो प्रोटोजोन्स हमारे ब्लड में एंटर करेंगे, और ब्लड से होते हुए वो किस ऑर्गन पे जाके टारगेट करेंगे? लीवर पे जाके हमला करेंगे, एंड देन टू द रेड ब्लड सेल्स, और फिर हमारे आरबीसी जो है, रेड ब्लड सेल्स, उन पे हमला करेंगे, है ना। तो एक चीज तो समझ में आ रही है कि अलग अलग एरिया है एंटर करने का, और फिर आगे चल के अलग अलग ऑर्गन है जहां ये इन्फेक्शन क्या होता है? अपना असर दिखाता है, ठीक है। वो ऑर्गन चाहे लंग्स हो, चाहे हमारा गट लाइनिंग हो, चाहे हमारा क्या हो, लीवर हो, चाहे हमारा ब्रेन हो। जी हाँ, द वायरस कॉजिंग जैपनीज इंसेफेलाइटिस। जैपनीज इंसेफेलाइटिस आपने सुना होगा, हिंदी में कहते हैं जापानी बुखार। तो एक बार उत्तर प्रदेश में कई बच्चों की मौत हो गई जापानी बुखार से, है ना। तो इस समय समय पे सरकार बोलती है जापानी बुखार फैल रहा है, बच्चों को बचाइए, है ना। तो ये जापानी बुखार कैसे एंटर करता है? ये मॉस्किटो बाइट से एंटर करता है। मतलब जापानी बुखार हो तो वायरस से रहा है, लेकिन इसको भी कौन फैला रहा है? मॉस्किटो। तो यहाँ मॉस्किटो क्या हुआ? वेक्टर हुआ। और इसके वजह से ये वायरस जब बॉडी में एंटर करता है तो ये किस पे असर डालता है? ब्रेन पे, है ना। तो इस तरीके से आपने क्या देखा? इस तरीके से आपने ये देखा कि अलग अलग जो इन्फेक्शन है वो हमारे अलग अलग एरिया, जो रूट है, नोज, माउथ, ब्लड, उनसे एंटर करने के बाद हमारे अलग अलग ऑर्गन पर असर डालता है, ठीक है। इन सम केसेस, कुछ केसेस में जो टिश्यू स्पेसिफिसिटी ऑफ द इन्फेक्शन लीड्स टू वेरी जनरल सीमिंग इफेक्ट,
फॉर एग्जाम्पल इन HIV इन्फेक्शन द वायरस गोज टू द इम्यून सिस्टम एंड डैमेजेस इट्स फंक्शन। कुछ बीमारी ऐसी है जहां एक ऑर्गन नहीं, मतलब एक ऑर्गन पे टारगेट नहीं होता, मल्टीपल ऑर्गन पर, टिश्यूज पर असर पड़ता है ना, जैसे कि एड्स में। तो एड्स में हमारी इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है, तो हमारी इम्यूनिटी कमजोर होने की वजह से हमारे लंग्स पे भी बीमार पड़ रहे हैं, हमारे लीवर भी, तो मल्टीपल ऑर्गन पर असर पड़ता है ना। और इस वजह से हमको बहुत सारी बीमारियां एक ही समय पे हो जाती हैं। और जाहिर सी बात है, अगर एक शरीर कई बीमारियों से एक समय एक साथ लड़ेगा तो कितना लड़ पाएगा, और अंत में फिर एड्स पेशेंट की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो ये भी आपको समझना है कि एड्स पेशेंट को निमोनिया भी हो जाएगा, डायरिया भी उसको शुरू हो जाएगा, उसको 1000 प्रकार के इन्फेक्शन हो जाएंगे, क्योंकि उसकी इम्यूनिटी कमजोर हो गई है। तो केवल एक ऑर्गन पे असर नहीं पड़ रहा है, पूरे बॉडी पर असर पड़ रहा है ना। चलिए, अब बात आती है प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटमेंट की। हमने देख लिया बीमारी कैसे फैल रही है, फैलने के तरीके क्या हैं, फैलने के कॉज क्या हैं। अब ट्रीटमेंट का प्रिंसिपल क्या होना चाहिए। तो जैसे अगर मैं आपसे पूछूं, सड़क पे गड्ढे हैं, कैसे सही किया जाए, कहोगे सर 2 तरीके, या तो गड्ढा भर दो या पूरी नई सड़क बना दो। ठीक उसी तरह ट्रीटमेंट के भी 2 तरीके, क्या, या तो डिजीज का जो असर है, सिम्टम है, उसको कम कर दो। सिम्टम जैसे बुखार है, पेट दर्द है, तो मैं कुछ ऐसा खा लूँ, दवा खा लूँ जिससे मेरा पेट दर्द रुक जाए, मुझे लूज मोशन रुक जाए, मेरा फीवर कम हो जाए। तो इसका मतलब मैंने क्या किया, मैंने डिजीज के इफेक्ट को कम किया। तो एक तरीका ये है। या फिर जो डिजीज का कॉज है उसे ही मार डालो, है ना, काम खत्म आदमी खत्म, वही वाला हिसाब। तो 2 तरीके से ट्रीटमेंट होता है। तो हम कुछ चीजें करते हैं इसलिए ताकि हमारे डिजीज का जो असर है, सिम्टम है, वो कम हो जाए, और कुछ चीजें हम इसलिए भी करते हैं ताकि डिजीज का एक्चुअल जो कारण है, वायरस है, बैक्टीरिया है, वो खत्म हो जाए, मर जाए। तो बैक्टीरिया मर गया, वायरस मर गया, तो फिर जाहिर सी बात है डिजीज भी खत्म, और उससे होने वाले जो सिम्टम्स हैं वो भी खत्म हो जाएंगे। तो ये प्रिंसिपल, ट्रीटमेंट के ये 2 प्रिंसिपल हैं जिनके हिसाब से ट्रीटमेंट दिया जाता है। ठीक है, चलो फॉर द फर्स्ट में क्या कर रहे हैं, वी कैन प्रोवाइड ट्रीटमेंट दैट विल रिड्यूस द सिम्टम्स। जाहिर सी बात है, ठीक है। सिम्टम्स जैसे कि इन्फ्लेमेशन, वी कैन मतलब symptoms are usually because of inflammation. For example, we can take medicine that bring down fever, reduce pain, lose motion. तो ये तो आपको समझ में आ गया कि पहला तरीका है हम ऐसी दवाइयाँ खाएं जो सिम्टम्स को कम कर दें, है ना, सिरप, दवा, टैबलेट, है ना, समझ में आया। बट दिस काइंड ऑफ सिम्टम्स डायरेक्टेड ट्रीटमेंट, तो इस टाइप का सिम्टम को डायरेक्ट करते हुए जो ट्रीटमेंट किया जा रहा है, यानी सिम्टम्स को कम करने के लिए जो ट्रीटमेंट किया जा रहा है, वो एक्चुअल कॉज ऑफ डिजीज नहीं खत्म कर रहा, विल नॉट किल इन्फेक्टिंग माइक्रोब एंड द डिजीज विल नॉट बी क्योर्ड। तो ये सिर्फ सिम्टम्स को कम करेगा, एक्चुअल जो डिजीज जिस बैक्टीरिया या वायरस से हुआ है उसको नहीं मारेगा। तो उसके लिए हमको अगला तरीका अपनाना पड़ेगा, है कि नहीं। वन वे इज टू यूज मेडिसिन दैट किल माइक्रोब्स। तो फिर हम दूसरा तरीका क्या, हम ऐसी दवाइयां खाएंगे जो माइक्रोब को ही मार दे, किल कर दे। We have seen earlier that microbes can be classified into different categories. They are viruses, bacteria, fungi, or protozoa. Each of these categories, each of these group of organism will have some essential biochemical life processes which is peculiar to that group and not shared with other groups. तो ये तो हमने देखा ही था, जैसे माइक्रोब की वजह से अगर बीमारी है तो माइक्रोब को मार दो। अब माइक्रोब्स की अलग अलग कैटेगरी है और सभी माइक्रोब्स के अलग अलग बायोकेमिकल पाथवे, जैसे बैक्टीरिया सेल वॉल बनाता है, वायरस नहीं बनाता। तो हम ऐसी दवाइयां खाएंगे बैक्टीरिया को मारने के लिए जो उनके सेल वॉल बनाने के प्रोसेस को ब्लॉक कर दे, रोक दे। तो ये बैक्टीरिया को मारने का तरीका है ना। तो इसका मतलब सबका तरीका अलग है। तो वी हैव टू फाइंड ए ड्रग दैट ब्लॉक्स द बैक्टीरियल सिंथेसिस पाथवे विदाउट अफेक्टिंग आवर ओन। तो ये तो हमने सीखा ही है कि एंटीबायोटिक दवाइयां खाते हैं तो हमारे बॉडी के सेल्स पर असर नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे बॉडी सेल्स सेल वॉल नहीं बनाती, सेल वॉल नहीं होता, लेकिन बैक्टीरिया का सेल वॉल बनाती है। तो उसके इस सिंथेसिस को रोक देती है एंटीबायोटिक, तो बैक्टीरिया मर जाता है, तो बैक्टीरिया खत्म, इन्फेक्शन खत्म, सिम्टम्स ही कम हो गए, है ना। सिमिलरली देयर आर ड्रग्स दैट किल प्रोटोजोअन्स सच एज द मलेरियन पैरासाइट। तो फिर उसी तरह
मलेरिया जैसे प्रोटोजोआ से होता है, तो प्रोटोजोआ को मारने के लिए अलग कैटेगरी की दवा है। तो माइक्रोब्स की कैटेगरी है तो दवाइयों की भी अलग अलग कैटेगरी है। क्लियर? One reason why making antiviral medicine is harder than making antibacterial medicine is that viruses have few biochemical mechanism of their own. They enter our cells and use our machinery for their life processes. तो बैक्टीरिया को मारने वाली दवाइयां यानी एंटीबायोटिक्स बनाना आसान है, लेकिन वायरस को मारने वाली दवाइयां मेडिसिन यानी कि एंटीवायरल मेडिसिन को बनाना कठिन है, हार्डर है। क्यों? क्योंकि वायरस के बायोकेमिकल प्रोसेसेस बहुत कम पता है इंसानों को। वायरस क्या करता है? अपना कोई ज़्यादा काम नहीं करता, वो हमारे बॉडी में एंटर करता है और हमारे रिसोर्सेज का यूज़ करता है ना। तो वायरस के बारे में हमको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पता है, तो जब नहीं पता है तो फिर दवाइयाँ बनाना भी मुश्किल हो जाता है। कुछ ही दवाइयाँ हम बना पाए हैं, है ना। दिस मीन्स दैट देयर आर रिलेटिवली फ्यू वायरस स्पेसिफिक टारगेट्स टू एम इट। तो इसका मतलब यह है कि फिर वायरस किस ऑर्गन पे जाकर असर कर रहा है और वहाँ वायरस के इन्फेक्शन को कैसे ख़त्म किया जाए हम पता ही नहीं लगा पा रहे हैं, क्योंकि वायरस का जो बायोकेमिकल प्रोसेस है वो हमको जब तक नहीं पता चलेगा तो हम वायरस को मारने के लिए दवा कैसे बनाएंगे। इसलिए एंटीवायरल मेडिसिन बनाना टफ है, लेकिन एंटीबैक्टीरियल यानी एंटीबायोटिक दवाइयाँ बनाना आसान है। ठीक है। डिस्पाइट दिस लिमिटेशन, इसके बावजूद भी इंसानों ने कामयाबी प्राप्त की है, कुछ वायरस को मारने के लिए दवा बनाई है जिन्हें एंटीवायरल ड्रग कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल ड्रग्स दैट कीप द HIV इन्फेक्शन अंडर कंट्रोल। तो HIV के इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए हम इंसानों ने कुछ एंटीवायरल ड्रग्स भी बनाया है। तो ऐसा नहीं है कि वायरस को मारने के लिए दवा नहीं बनी है, लेकिन वो दवाइयाँ बहुत कम हैं। ठीक है, और वो दवाइयाँ इसलिए कम हैं क्योंकि उनको बनाना मुश्किल है। क्लियर? चलिए अब आती है प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन। देखो कहा जाता है ना कि बीमारी होने से अच्छा है, बीमारी हो दवा खाओ फिर ठीक हो, उससे अच्छा है कि ऐसी कोशिश करो कि आपको बीमारी लगे ही ना, है ना। तो इसीलिए कहा जाता है कि प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। क्योंकि अगर बीमारी होगी फिर दवा खाओगे क्योर करोगे तो फिर भी ठीक है, लेकिन उससे ज़्यादा अच्छा है कि आप ऐसा कुछ अपना इंतज़ाम करो कि आपको बीमारी ही ना लगे, हमेशा खुश रहो, फिट रहो, सारे काम करोगे, है ना। तो ये ज़्यादा सही है। तो इसीलिए कहा जाता है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो प्रिवेंशन के क्या तरीके हैं, वो कैसे किया जा सकता है, आइए देखते हैं। प्रिवेंशन ऑफ डिजीज इज बेटर देन देयर क्योर, ये तो बात सभी जानते हैं, है ना। इसको अस्पताल में एडमिट होने के बाद ठीक होने से क्या फ़ायदा, अस्पताल जाने की नौबत ही ना आए, है ना, घर ही में हम मज़े से पढ़े हैं। तो वो चीज़ कही जा रही है। तो देयर आर टू वेज, दो तरीके हैं, एक है जनरल, एक है स्पेसिफिक। ठीक है, तो पहले हम जनरल वे देख लेते हैं। तो जनरल वे टू प्रिवेंट डिजीज, इट इज मोस्टली रिलेटेड टू प्रिवेंटिंग एक्सपोजर। इफ वी लुक एट द मीन्स ऑफ देयर स्प्रेडिंग वी कैन गेट सम इजी आंसर। तो जनरल वे क्या है? जनरल वे ये है कि हमको अगर पता है कि बीमारी हवा से, गंदे पानी से, इन्फेक्टेड फूड से, सेक्सुअल कांटेक्ट से, कुछ एनिमल से फैलती है तो हम उनसे दूरी बनाएं, है ना। क्यों जाए हम बीमारी के करीब, दूरी बना के रखें। तो ये जनरल तरीका है प्रिवेंशन का, है ना। लेकिन जैसे कि हवा है, मतलब जो बीमारी हवा से फैल रही है तो उससे हम दूरी कैसे बना सकते हैं? मास्क लगाइए। मास्क लगाएंगे तो जो हवा में ड्रॉपलेट हैं, इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट, वो आपके नोज से एंटर नहीं करेंगे बॉडी में, तो आपको इन्फेक्शन नहीं होगा, बीमारी नहीं होगी। फिर रेगुलर इंटरवल पे अपना हाथ सैनिटाइजर से साफ कीजिए। घर जाइए तो क्या करना चाहिए? साबुन से हाथ धोना चाहिए। ठीक है, क्यों कहा जाता है? बड़े लोग कहते हैं ना खाने पीने से पहले क्या करना चाहिए? हाथ धो, पैर धो, है ना। क्यों ये बना है सिस्टम? इसीलिए बना है ताकि आप खाओगे, ठीक है, और फिर आप किसी और को खिला दोगे तो पता चला आपको बीमारी उसको भी हो गई। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है ना गंदे सरफेस को टच करने के बाद हाथ साफ कर लो। तो ये सब क्या है? जनरल वे ऑफ प्रिवेंशन है। ठीक है, तो हवा में फैलने वाली बीमारियों के लिए आप ये प्रिवेंशन के तरीके अपना सकते हो। ठीक है, फिर जो वाटर से फैलती हैं बीमारियां, तो उसके लिए क्या कर सकते हो? तो पहली चीज ये कि आप सेफ ड्रिंकिंग वाटर, आपके घर साफ पानी पीने अगर आ रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है। आपने देखा होगा घर में अब लोग RO लगवा चुके हैं। पहले तो RO नहीं होता था, पहले फिल्टर होता था, बड़े बड़े फिल्टर होते थे, उसमें पानी डाल दिया जाता था। ठीक है,
डॉक्टर कहते हैं गर्म पानी पियो, गर्म पानी करोगे, उबाल के पियोगे तो बैक्टीरिया मर जाएगा, इन्फेक्शन नहीं होगा। तो ये सब क्या है, ये सब प्रिवेंशन के तरीके हैं, ठीक है। तो आप ये भी कर सकते हो। फिर वेक्टर बॉर्न इन्फेक्शन, वेक्टर मतलब अभी आपको बताया था जो डिजीज को स्प्रेड करने, फैलाते हैं, जैसे मच्छर है ना, मच्छर हो गए, मक्खी हो गए, तो मच्छरों से बचिए, घर में मच्छरदानी का उपयोग कीजिए, ठीक है। फिर आपने देखा होगा कि अब तो कछुआ छाप जला देते हैं, है ना, फिर प्लग में लगा देते हैं, वो अपने आप इस केमिकल हवा में स्प्रेड होता है और मच्छरों को मार देता है, बेहोश कर देता है ना। वो बात अलग है कि आजकल मच्छर उसी पे बैठे रहते हैं, ऑल आउट पे, ठीक है, वो भी तगड़े हो गए। तो वही चीज़ है कि आप उनसे भी बच सकते हैं। मच्छर क्योंकि बीमारी फैला रहे हैं तो मच्छरों से दूर रहिए। बरसात के बाद होता क्या है कि पानी कई जगह इकट्ठा हो जाता है, जैसे यहाँ देख रहे हो, है ना, गड्ढे में, टायर में, घर में जो कूलर है उसमें पानी इकट्ठा रहता है, हम बदलते नहीं हैं। अब इस रुके हुए पानी में, मैंने क्या बोला था, फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो क्या करती है, अंडा दे देती है, ठीक है। मतलब मच्छर बढ़ रहे हैं, उस अंडों से फिर मच्छर बनेंगे, वो मच्छर फिर अंडे देंगे, मतलब इस तरीके से मच्छर भरपूर अगल बगल हो जाएंगे और मच्छर फिर क्या फैलाएंगे, मलेरिया फैलाएंगे, डेंगू फैलाएंगे, जापानी बुखार फैलाएंगे। तो ये सब आपको प्रिवेंशन है। जहां भी रुका हुआ पानी देखें उसको गिरा दीजिए, गमले में पानी है गिरा दीजिए, नहीं तो फिर बीमारी फैलेगी। ये सब जनरल तरीका है। इन अदर वर्ड्स, कुल मिला के कहा जाए कि पब्लिक हाइजीन मेंटेन कीजिए। तो ये जनरल तरीका है प्रिवेंशन का, ठीक है। और एक है स्पेसिफिक तरीका, खास तौर से डिजाइन किया गया है ना। इट इज रिलेटेड टू ए पिक्यूलियर प्रॉपर्टी ऑफ आवर इम्यून सिस्टम दैट यूजली फाइट्स ऑफ माइक्रोबियल इन्फेक्शन। अब ये जो तरीका है प्रिवेंशन का, इसको समझने के लिए हमको अपने बॉडी की इम्यून सिस्टम को समझना पड़ेगा। तो हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम बड़ा निराला है। एक बार इन्फेक्शन होता है तो हमारा बॉडी क्या करता है, उस इन्फेक्शन को याद रखता है। अच्छा, तुम्हारे वजह से इन्फेक्शन हुआ था, अगली बार आओगे तो हम पहले से तैयार रहेंगे, ठीक है। तो अब ये हमको पता चल गया, मतलब साइंटिस्ट लोगों ने इसको पता लगा लिया कि बॉडी का इम्यून सिस्टम कैसे काम करता है ना। तो अब हुआ क्या, अब इसको समझते हैं थोड़ा। 100 years ago, बहुत साल पहले, स्मॉल पॉक्स वॉज एन एपिडेमिक। एपिडेमिक मतलब जो कई देश में ऐसी फैल जाए, ऐसी बीमारी को जो बड़े लेवल पे लाखों लोगों को हो जाए, ऐसी बीमारी को एपिडेमिक कहते हैं। तो पहले यानी कि आज से 100 साल पहले स्मॉल पॉक्स एपिडेमिक था, है ना, एंड क्वाइट कॉमन था। लेकिन अब बट नाउ देयर इज नो स्मॉल पॉक्स एनीवेयर इन द वर्ल्ड। लेकिन अब स्मॉल पॉक्स का लगभग ना के बराबर केस आता है, अब किसी को ये होती ही नहीं है, ठीक है। इन सच एन एपिडेमिक people used to be very afraid of coming near someone suffering from the disease since they were afraid of catching the disease। मतलब कि ये 100 साल पहले जब किसी को स्मॉल पॉक्स होता था तो उसके करीब लोग नहीं आते थे, इसलिए कि उनको डर लगता था मुझे भी ना हो जाए, है ना। लेकिन उनमें से समाज में कुछ लोग ऐसे थे जो इनके करीब आते थे, इनको पानी पिलाते थे, इनको मतलब किसको, जिनको स्मॉल पॉक्स हुआ है। तो इनके करीब वही लोग आते थे जिनको पहले से स्मॉल पॉक्स हुआ था और ठीक हो गए। तो उनको ये रहता था कि मुझे तो हुआ है, ठीक हो गया, अब मुझे नहीं होगा, तो मैं इसके करीब जा सकता था, तो मैं इसके करीब जाकर इसको खाना खिलाता था, इसको पानी पिलाऊंगा। तो ऐसे लोग समाज में थे। मतलब समाज में 2 टाइप के लोग हो गए, एक जिनको कभी स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ तो वो डर रहे थे कि मुझे ना हो जाए, और एक जिनको हुआ और ठीक हो गए। तो उनको हुआ स्मॉल पॉक्स, ठीक हो गए, तो अगली बार क्यों नहीं हो रहा है, क्वेश्चन उठता है ना। इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि हमारी इम्यून सिस्टम को पता चल गया कि ये स्मॉल पॉक्स बीमारी है और उसके लिए दोबारा रेडी है, तो दोबारा नहीं होगा। फर्स्ट टाइम हो जाए, फर्स्ट टाइम तो मान लो इम्यून सिस्टम को नहीं पता चला, किसी तरीके से स्मॉल पॉक्स हो गया, लेकिन सेकेंड टाइम से वो अलर्ट है, हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम अलर्ट है। ये पता चल गया साइंटिस्ट को कि बॉडी का इम्यून सिस्टम ऐसे काम करता है ना। तो अब उसको तरीका निकाला, ठीक है। हावेवर ये तो वही चीज़ है जो मैंने बताया, ठीक है, कि कुछ लोग ऐसे थे जो उन इन्फेक्टेड पर्सन के पास जाते थे और उनको पानी वानी पिलाते थे, ठीक है। तो उसका मैंने आपको बहुत बता दिया तरीका कि ऐसे क्या था, ऐसा क्यों हो रहा था, ठीक है। दिस एलिमिनेशन मतलब अब ये जो तरीका है ना, कौन सा तरीका, बीमारी को
बीमारी से बचने का, प्रिवेंशन का ये तरीका जिसमें एक बार बीमारी हो गई तो हमारी इम्यून सिस्टम रेडी हो जाती है और सेकेंड टाइम के लिए उसके पास मेमोरी रहती है कि नहीं, मुझे याद है तुम पहली बार आए थे इन्फेक्शन फैलाने, मैं अलर्ट हूँ। तो सेकेंड टाइम अगर वही स्मॉल पॉक्स का वायरस फिर आएगा तो हमारी बॉडी इम्यून सिस्टम तैयार है, वायरस को तुरंत मार देगी और इसीलिए दोबारा किसी को नहीं होगा। तो ये हमारा यही कंसेप्ट हमारा बेस बना किसका? इम्यूनाइजेशन का, टीकाकरण का। तो टीकाकरण में हम क्या करते हैं? हम अपने इम्यून सिस्टम को मूर्ख बनाते हैं। क्या करते हैं? हम फूल करते हैं। जी हाँ, आपने देखा होगा टीका लगता है तो टीके में क्या है, जैसे पोलियो का टीका लग रहा है। अब पोलियो का टीका ऐसे नहीं लगता है, पोलियो की टीका खुराक दी जाती है ना। तो असल में वो खुराक में क्या है? पोलियो कौन फैलाता है? वायरस। वही वायरस है उस खुराक में। अरे सर, तब तो पोलियो हो जाएगा। नहीं होगा, क्योंकि हमने उस वायरस को क्या कर दिया है? कमजोर बना दिया है। इतना कमजोर बना दिया है कि उस वायरस को अगर आपके शरीर में डाला जाए तो आपको पोलियो नहीं होगा। ठीक है, लेकिन हमारे इम्यून सिस्टम को नहीं पता। उसको लगेगा कि वायरस आया है पोलियो का, ये हमको क्या करेगा? ये हमको खतरा पैदा करेगा। तो हमने मूर्ख बनाया ना। हमने उसको ये कहा, मतलब ऐसा समझ लो कि हमने किसी कुत्ते के चेहरे पर मास्क लगा दिया शेर का और गांव में हल्ला कर दिया, शेर आया, शेर आया, है ना। तो वो वही है कि वायरस तो है, हम वैक्सीन दे रहे हैं, मतलब क्या है? उसमें वायरस ही है। अगर किसी पोलियो का वैक्सीन लग रहा है, ठीक है, या किसी और बीमारी का वैक्सीन लग रहा है तो उसमें वो बैक्टीरिया या वायरस ही है, लेकिन उसको कमजोर कर दिया गया। लेकिन ये बात हमने किसको नहीं बताया? इम्यून सिस्टम को। किसके इम्यून सिस्टम को? अपने बॉडी के। तो इम्यून सिस्टम को तब वो जब वायरस हम डालते हैं तो इम्यून सिस्टम को धक्का लगता है, अरे ये बैक्टीरिया वायरस कहाँ से आ गया। अब मेमोरी में फीड कर लेता है कौन? हमारा इम्यून सिस्टम। ठीक है, इस बार चलो हो गया जो हो गया, अगली बार तुम वायरस, तुम बैक्टीरिया आओगे तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। अब अगली बार वही पोलियो का वायरस इन केस अगर आया तो बॉडी को असर नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि पहले से हमारा इम्यून सिस्टम तैयार है। यही है टीकाकरण का, वैक्सीन का, इम्यूनाइजेशन का बेसिक कंसेप्ट। इस तरीके से हमने खास तौर से बीमारी के लिए हमने टीका बनाया है और वही टीका बचपन में हमको लगता है और एक बार लग जाता है तो उसके लिए फिर उस बीमारी के लिए हम पहले से अलर्ट हो जाते हैं, बचे रहते हैं, है ना। समझ में आया? तो टिटनस का वैक्सीन है, डिप्थेरिया का वैक्सीन है, वूपिंग कफ का है, मिजल्स का है, पोलियो का है। देखो, तो इंसानों ने बहुत सारी बीमारियों का वैक्सीन बना के तैयार कर लिया है। फिर हमको बचपन में लगता है, आपने देखा होगा बच्चा पैदा होता है तो उसका एक चार्ट बन जाता है हॉस्पिटल में कि इसको कब कब वैक्सीन लगेगा। 2 महीने पे, 6 महीने पे, 2 साल पे, 1.5 साल पे, पूरा चार्ट बना रहता है ना। तो उसका मतलब हम क्या कर रहे हैं? हम बॉडी के अंदर वही वायरस, बैक्टीरिया डाल रहे हैं जिनसे बीमारी होती है, लेकिन हमको बीमारी नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि हमने उन वायरस, बैक्टीरिया को कमजोर करके शरीर में डाला है। तो बीमारी नहीं होती, लेकिन हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को पता चल जाता है, उसके मेमोरी में फीड हो जाता है कि नहीं इन्फेक्शन हुआ है। तो दोबारा इन्फेक्शन या तिबारा, मतलब अगले बार के लिए हमारा इम्यून सिस्टम पहले से तैयार होता है और अगली बार अगर वही वायरस, बैक्टीरिया इन्फेक्शन करना भी चाहे तो उसको तुरंत मार देगा इम्यून सिस्टम हमारा। इसीलिए लोगों को टीका लगाया जाता है। ठीक है, तो एक तरीके से हमने इम्यून सिस्टम को क्या किया? फूल किया। हमने उसको नहीं बताया कि ये वायरस, बैक्टीरिया कमजोर है। हमने उसको वायरस, हमने शेर दिखा दिया, पीछे तो डॉग था। वही चीज है ना। तो ये जो आपने एक सरकार ने मिशन इंद्रधनुष के नाम से स्कीम चलाई थी, तो इंद्रधनुष में 7 कलर होते हैं, उसी तरह 7 बीमारियों में लगने वाले टीके को हर बच्चे तक लगाया जाएगा। यही गवर्नमेंट की स्कीम थी, मिशन इंद्रधनुष। ठीक है, तो वही लिखा है। तो इस तरीके से ये क्या है? प्रिवेंशन का स्पेसिफिक तरीका है। तो प्रिवेंशन के 2 तरीके हमने पढ़े, एक जनरल तरीका, ठीक है, और एक स्पेसिफिक तरीका। स्पेसिफिक तरीके में हमको क्या करना है? हमको टीका लगवाना है, वैक्सीन लगवाना है, इम्यूनाइजेशन। तो उससे हमको प्रिवेंशन रहेगा, बीमारी नहीं होगी, और प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ये हमको अब सीखने को अच्छे से मिल गया, है ना। और इस वैक्सीन की खोज का जो योगदान है, जो क्रेडिट है, वो जाता है किसको? एडवर्ड जेनर को। तो ये इंग्लिश फिजिशियन थे जिन्होंने क्या की? वैक्सीन की खोज की।
ठीक है, तो इनका नाम आपको याद रखना बहुत जरूरी है। वैक्सीन की खोज किसने की? एडवर्ड जेनर ने। क्लियर? तो इस तरीके से हमने ये चैप्टर पूरी तरीके से एक सिंगल वीडियो में यानी वन शॉट में हमने पढ़ा, समझा। आई होप यू लाइक इट। इसी तरह अड्डा 24/7 क्लास 9 एंड 10 पर जुड़ते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।